सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल, मैं आइकन को क्लिक करना ना भूलें, मैं ब्राग आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियो। नमस्कार मित्रों, मैं राघव प्रकाश परिष्कार वर्ड से, और हम लोग अनेक कार्यक्रम लेते आते रहते हैं आपके लिए। आपका खास तौर से आपका जज्बा बना रहे, आप कैसे अपने कंपटीशन में लड़ाई लड़ें, जिंदगी की लड़ाई लड़ें। और आज एक बहुत प्यारे जिंदगी के योद्धा को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, श्री नवीन जैन, जो सीनियर आईएएस है और आज सुबह सुबह ही राजस्थान सरकार में फूड डिपार्टमेंट और ट्रेनिंग के उसके सेक्रेटरी बने हैं। अब तक कल तक ये रोडवेज में थे, उसके पहले बहुत से डिपार्टमेंट्स में काम किया, बहुत सी जगह कलेक्टर रहे और एजुकेशन में कमिश्नर रहे, हेल्थ में जम करके काम किया और भ्रूण हत्या को कैसे नियंत्रित किया जाए उस पर आपने काम किया। उसके बारे में मैं और आपसे आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। लेकिन अभी इस कोरोना काल में जबकि पहिए रुक गए थे, तब जा करके रोडवेज को कैसे संभाला, उसको कैसे उसमें जान फूंकी, ये सारे इन्होंने काम किए मित्रों। लेकिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कहानी ये है कि एक हरियाणा में अनाज का व्यापार करने वाले व्यक्ति का बेटा कॉमर्स के ग्रेजुएशन करके और फिर शादी भी करने के बाद कैसे एक प्राइवेट जॉब काम करते हुए वहां से तैयारी करते, एक भूत सवार होता है कि नहीं मैं आईएएस बनूंगा, और वो आईएएस बन जाते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आईएएस बनते हैं और उसके बाद फिर एक बहुत अच्छे प्रशासक के रूप में साबित होते हैं कि जिनको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होती है, राजस्थान के अनेक कार्यक्रमों को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, उनकी इस जीवनी से और खास तौर से उन्होंने एक पुस्तक लिखी है वैक्सीन 50। हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे वैक्सीन का और अभी तक सारी दुनिया तड़प रही है वैक्सीन के लिए, और वो एक वैक्सीन के लिए तड़प रही है। लेकिन श्री नवीन जैन साहब ने वैक्सीन 50 वैक्सीन दे दी आपको, हम सबको 50 वैक्सीन दे दी किताब के रूप में, एक आईएएस की व्यस्तता भरी जिंदगी में से उसमें से निकाल कर एक पुस्तक दे दी। तो मित्रों, आज हम श्री नवीन जैन साहब के साथ में दो दृष्टियों से बात करेंगे। एक उनका वह व्यक्तित्व जो हम सब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूथ जो अपने आप को बनाना चाह रहा है, इनका वह जीवन हमारे लिए कैसे प्रेरक हो सकता है, और दूसरी इनकी यह पुस्तक, वह पुस्तक हमारी जिंदगी के लिए, आगे के लिए कैसे हमको प्रेरक हो सकती है। तो मैं इस कार्यक्रम में सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत एक अपनी तरह का संघर्ष किया, थोड़े अपने मुंह से हमारे बच्चे जानने चाहेंगे सर, ये यात्रा कैसी रही, आईएएस बनने तक की यात्रा कैसी रही सर? सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा आपने पूछा, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मेरी जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही एक जो मिडिल क्लास जो परिवार हैं, वो जिस तरह की बैकग्राउंड में वो काम करते हैं, उसी तरह की बैकग्राउंड के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। हरियाणा का एक छोटा सा कस्बा है, 50,000 की आबादी हुआ करती थी, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, नरवाना। और फिर वहाँ पे हमारे एक सिंपल स्कूल में पढ़ते हुए, लेकिन अच्छी पढ़ाई के साथ हम लोग बड़े हुए, और कभी नहीं सोचा था कि आईएएस में जाना है या सरकारी नौकरी में जाना है। पिताजी बिजनेसमैन थे, तो ये लगता था कि फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हिंदी मीडियम से पढ़े थे, तो लगता था कि शायद अपने कस्बे में हिंदी मीडियम में ही पढ़ते रह जाएंगे। लेकिन दिमाग ने +2 के बाद ठाना कि बाहर जाएंगे, और उसके बाद बाहर गए, चंडीगढ़ में एडमिशन लिया, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया, बीकॉम करते करते कंपनी सेक्रेटरी का फाउंडेशन करके वो कर दिया। कुछ ऐसे डिसीजन लिए लाइफ में जो देखने में एक बार डिफिकल्ट थे, एक उस अप्रोच से। लेकिन फिर ये सोचा कि जब तक अपने आप को चैलेंज हम नहीं करेंगे, तब तक डेफिनेटली हमें कुछ मिल नहीं सकता। अगर मैं उतना ही टारगेट निर्धारित करूंगा जितनी मेरी कैपेसिटी है, तो मैं जीवन में उतना ही पाऊंगा जितना मैं लिमिटेड सा पा सकता हूं। लेकिन अगर हमें पाना है कुछ ज्यादा, तो डेफिनेट सी बात है मेरे एफर्ट, मेरी पोटेंशियल से कहीं ज्यादा मुझे काम करना पड़ेगा। सर, अभी तक जो बात आपने कही, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी।
कि आपने अब नरवाना को छोड़ा, चंडीगढ़ गए, एक बड़ा चेंज है जी। आपके लिए भी, परिवार के लिए। बिल्कुल। दूसरा, आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे थे और इंग्लिश मीडियम में चले गए, जी। ये दूसरा एक बड़ा चेंज था। जी। और तीसरा ये था कि आप एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएशन कर रहे थे कि उसके साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी का एडिशनल कोर्स में कूद गए। जी। ये 3 चैलेंजेस आपने लिए। सर, ये जो चैलेंजेस को लेने का ये खूबसूरत जो मनोविज्ञान है, उसने आपको कैसे बनाया और ये क्या हुआ? देखिए, ये मैं मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा, यानी कि जो लोग भी कंपटीशन वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली है, और वो मैंने ये बोली है कि अगर मैं मेरी कैपेसिटीज़ को कभी चैलेंज नहीं करूँगा तो मैं बहुत कुछ पा नहीं सकता। यस। जब मैं नरवाना के हिंदी मीडियम वातावरण से चंडीगढ़ के इंग्लिश मीडियम, जहाँ पर मेरे साथ मसूरी के स्कूल के +2 में पढ़े हुए बच्चे भी वो बच्चे भी थे, राइट, तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में एक हीन भावना आती है, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अब आपका कॉलेज जो है, आसपास के गांव के सब बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, तो डेफिनेटली जो ही बच्चा जो चोमू से गोविंदगढ़ से आता है, उसको ये लगता होगा कि अगर कोई बच्चा मालवीय नगर और विद्याधर नगर की बड़ी फैमिली से आ रहा है, तो क्या मैं इसके साथ कभी लाइफ में कम्पीट कर पाऊंगा? क्योंकि आज से कुछ साल बाद ये मेरे साथ कंपटीशन भी करेगा कई तरह के। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हिंदी या इंग्लिश केवल भाषाएं हैं, ये हमारी जिंदगी का निर्णय नहीं कर सकती। लेकिन स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे पहले आ जाता है कि हिंदी और इंग्लिश 2 बॉर्डर हैं और एक बॉर्डर में पार कभी नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट न्याय दे देते हैं, तो ये हमारी कभी मदद करने से बाज नहीं आएगा, ये हमारी मदद करेगा। दूसरा, हीन भावना हमें तब आनी चाहिए अगर हमारे काम करने का तरीका सही नहीं है। हीन भावना बैकग्राउंड से कभी नहीं आ सकती। आप देखिए, हमारे देश में जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं, वो किस प्रकार की हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं और क्या उन्होंने टच किया है। इसीलिए हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर आप खुद ही अपने आप को डिस्करेज करेंगे, तो दुनिया से एनकरेजमेंट की उम्मीद रखना बेकार है। इसीलिए सबसे पहले तो खुद को मोटिवेट करें कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अपनी पोटेंशियल्स को मजबूत करिए, दूसरे की नेगेटिविटी को टारगेट करने की बजाय अपनी पॉजिटिविटी को डेवलप करने पे विश्वास करिए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। मैं एक वाकया जो है 20 साल घटा है, अभी 2020 में परिष्कार से बीए के स्टूडेंट IAS बना है मनोज कुमार, और वो भी नोहर से, वहां उससे बच्चा था, सामान्य एक टीचर का बच्चा था, और यहाँ आकर के उसने अपने आप को झोंक दिया, और यहाँ करके उसने देखा कि परिष्कार में तो घोड़े दौड़ रहे हैं, यहाँ पूरे राजस्थान के बच्चे थे कि इन घोड़ों के बीच में मैं अपना घोड़े की ताकत को कैसे बाहर निकालूं, और उसने वो निकाला। और ऐसे करके जैसे आप चंडीगढ़ पहुंच गए और वहां जो आपने कंपटीशन फेस किया, तो आप उसमें से हीन भावना से कमजोर नहीं हुए, बल्कि वो भिड़ने की मानसिकता लाए और आप ये पहुंच गए। सर, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वहां की कहानी क्या रही? आप तो कंपनी सेक्रेटरी जा रहे थे। बिल्कुल, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने बीकॉम के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी के 2 ग्रुप निकाल दिए। आपको पता होगा कि 4 ग्रुप होते हैं, 2 इंटर 2 फाइनल। 2 इंटर के ग्रुप मैंने बीकॉम के साथ ही निकाल दिए, और बाकी के 2 ग्रुप मैंने अगले 1 साल में ट्रेनिंग करते हुए निकाल दिए, क्योंकि 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो आप ये मानिए, और मैंने ग्रेजुएशन करते ही पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन भी ले लिया मास्टर ऑफ फाइनेंस में। तो मैं इस तरह से अपने कैरियर को खुद प्लान कर रहा था, और 22.5 यानी कि 22.5 साल की उम्र में मेरे पास 3 डिग्रियां थी, बीकॉम ऑनर्स, मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड प्रोफेशनल डिग्री ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पर एक सीधी सी बात है राघव जी, मैं जो देखता हूँ ग्रेजुएशन के प्रति जो लोगों ने अन्याय किया है, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। नहीं सर, हमारे देश में +2 तक तो हमारे देश का हर माँ बाप, अड़ोसी पड़ोसी, इवन हमारे घर के हर आदमी हमें टोकते हैं, बेटा +2 में अगर ये नहीं करोगे तो इंजीनियरिंग में नहीं जा पाओगे, डॉक्टरी में नहीं जा पाओगे, CA नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन में जाता है, मुझे लगता है कि सबका टेंशन कम हो जाता है, और बच्चा भी कॉलेज में जाके अपने समय को खराब करना अपना अधिकार मानने लगता है। जबकि मैंने देखा है कि अगर ग्रेजुएशन के समय आप अपने फंडे को मजबूत रखें, ग्रेजुएशन को आप संजीव पासबुक या कोई भी पासबुक या कोई भी जो भी चीजें आती हैं हेल्प वाली, उनको केवल एक गाइड के तौर पे रखना तो अलग बात है कि लास्ट के महीने में पढ़ ली, लेकिन जब आप सितंबर से ही उनको पकड़ लेते हैं, तो आपकी लाइफ सेलेक्टिव बन जाती है। और फिर याद रखिए, अगर आपने लाइफ को सेलेक्टिव कर लिया तो सक्सेस भी बड़ी सेलेक्टिव होती है, फिर वो आपको चुन भी सकती है और नहीं भी। सुनो दोस्तों, यही बात एक IAS ऑफिसर, सीनियर IAS ऑफिसर, और अभी देखना इनकी कहानी के बहुत क्या मोड़ होते हैं, उन मोड़ों को देखना आप।
ये भी यही कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन कितना इंपॉर्टेंट है। और मनोज कुमार जो आईएएस यहां से बना, उसने भी यही कहा। उसने सर ये कहा कि मैंने परिष्कार में जो ग्रेजुएशन किया, वो जो नींव मजबूत हुई, और उसके बाद में मैंने दिल्ली में जाकर के 3 में कोचिंग की, और कोचिंग में छोड़ के आ गया, क्योंकि यहां पर ग्रेजुएशन में जो मजबूती हो गई थी, उसके बाद मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं थी। तो ये जो आप ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन को अगर आप गंभीरता से लेते हैं और आप पासबुक्स के जरिए नहीं लेते, बल्कि बेसिक फंडामेंटल्स को मजबूत कर लेते हैं, तो आप आगे की कहानी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सर, उसके बाद ये 3 आपके पास से बहुत अच्छी डिग्रियां हो गई, उसके बाद आपने करियर को क्या दिशा दी? फिर जैसा कि हरियाणा में भी होता है, और मेरी शादी हो गई, मतलब 23 की एज में तो आई वाज मैरिड। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आप एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में अभी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जिसकी आपको तलाश थी, और बहुत सारे लोग आपको अभी भी टोक रहे हैं कि आपकी पोटेंशियल के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हो, तो आप फिर अपने आप को तलाशते हैं कि क्या अब एक शादी होने के बाद, एक बच्चा होने के बाद, क्या आप अब कुछ और चैलेंजिंग करना चाहेंगे कैरियर के साथ, पूरा आमूल चूल परिवर्तन। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक सिविल सर्विस का एग्जाम है, मैं इस एग्जाम को दे देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड जो तैयारी कर रहा था, मैंने उससे थोड़ी बेसिक जानकारी ली, और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने एग्जाम का फॉर्म भरा, मैं किसी को राय नहीं दूंगा कि वो ये करे, लेकिन मैंने जब एग्जाम का फॉर्म भरा तो मुझे केवल इतना पता था कि मई में इसका प्रीलिम होगा, और कुछ महीने बाद इसका कोई मेंस होगा, और उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा। मैंने इन सब चीजों के साथ फॉर्म भरा, जबकि आज बच्चे 2-2, 3-3 साल तैयारी करने के बाद पहला फॉर्म भरते हैं, ताकि वो अपने आप को मजबूती से उस मैदान में उतार सकें। मैंने ये चीज की, और मुझे एक बात सीधी थी कि टारगेट अगर मैंने फिक्स कर लिया तो फिर मेरी मेहनत उसी हिसाब से चलेगी, और मैंने उसकी तैयारी करनी शुरू की। मैंने अच्छी ग्रेजुएशन की, इसीलिए कॉमर्स सब्जेक्ट मैंने आईएएस में चुना, जो भी लोगों ने कहा कि एक अच्छा सब्जेक्ट उन दिनों में नहीं था, लेकिन मैंने चुना। एमकॉम लिए हुए लोग कॉमर्स नहीं लेते पाते, लेकिन एक अच्छी बीकॉम ऑनर होने का मुझे फायदा ये हुआ, उसका फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे कॉमर्स सब्जेक्ट में हमेशा अच्छे मार्क्स मिले, और आईएएस में भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले। सेकंड सब्जेक्ट मैंने पाली लिटरेचर लिया। रीजन था कि मैं संस्कृत का ठीक ठाक विद्यार्थी रहा, और पाली और संस्कृत वगैरह सब आपस में एक मिली जुली सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, और जनरल स्टडी की तैयारी मैंने दिल्ली से की। तो मैं उस समय में लगभग 2 साल की मेहनत, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया, जबकि मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, लेकिन मैं इंटरव्यू तक जा पाया। लेकिन 2000 में मैंने जो एग्जाम दिया, सन 2000 में, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 2001 में जब रिजल्ट आया मई में, तो मुझे पता चला कि फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया हूं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं मानता हूं कि मेरे यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका रही है कि जो मैंने पहले साल के फेलियर को लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल किया। लोग नॉर्मली असफलता से ये सोचने लगते हैं कि लाइफ में मेरे लिए कोई मौका नहीं बचा। हमारे एग्जाम, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, प्रोफेशनल एग्जाम हो, हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हमें पता ना चले कि हमारी कहाँ कमी रह गई, क्योंकि आदमी कई बार खुद को इवेल्युएट नहीं कर पाता, और हमेशा दूसरों की क्रिटिसिज्म से अपने आप को इवेल्युएट करता है। लेकिन मैंने अपनी कमियां ढूंढी, उन कमियों को दूर किया, और बल्कि एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि 2000 में जो मैंने एग्जाम दिया, एक खास बात थी उस साल में कि उस साल आईएएस की सीटें, आईपीएस की सीटें आज तक की लोएस्ट थी। यानी कि अगर मुझे आईएएस में सेलेक्ट होना था, में आपको अगर मुझे आईएएस में सेलेक्ट होना था, तो ये मेरे लिए कंपलसरी था कि मुझे पहले 30 में आना पड़ेगा। उस चैलेंज के साथ एग्जाम दिया। यस। देखिए, एक आप काफी मिथ तोड़ रहे हैं जी। आप हिंदी मीडियम का मिथ तोड़ रहे हैं कि आप इंग्लिश में शिफ्ट नहीं हो सकते। आप ये भी मिथ तोड़ रहे हैं कि नहीं, आपको घर में रह करके नहीं, घर से बाहर आपको जाना पड़ेगा। एक कॉमर्स स्टूडेंट कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के आईएएस बन सकता है, और एक कम संख्या में भी आईएएस बन सकता है। सर, थोड़ी सी हमारे विद्यार्थियों की जानकारी के लिए कि आपने कितना गैप लिया आईएएस की तैयारी के लिए? अपने जॉब को छोड़ करके कुछ गैप लिया होगा आपने? मैं यही बात कहना चाहता हूं कि ये कुछ मिथ्स हैं इस तरह के। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा, आप देखिए, फर्स्ट ईयर का टाइम के बारे में मैं आपको बताऊं। मैंने जब दिसंबर में फॉर्म भरा करते थे उन दिनों में, मैंने दिसंबर 18 में फॉर्म भरा, और मेरा पहला मई 19 में एग्जाम है। मैंने प्रीलिम के ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर दिया। 6 महीने में मैंने प्रीलिम का जो भी मटेरियल है वो पढ़ा, क्योंकि उस समय कॉमर्स का भी प्री होता था, पहले सब्जेक्ट का भी प्री होता था, वो मजबूत होने से थोड़ा कम समय लगता था। आजकल मैं बच्चों को राय दूंगा कि क्योंकि जो सी सेट है या जो दूसरे इस तरह का जो सिलेबस आ गया है, उसमें उनको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो 1 साल के आसपास प्रीलिम की तैयारी करें, और मेंस के भी एक सब्जेक्ट की तैयारी करके उनको रहना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम और मेंस के बीच का गैप बहुत कम है। तो मेरी राय ये है कि अगर आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, तो मेंस के जीएस और एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको करके रख देनी चाहिए। भले
भले वो तैयारी आपकी 60-70% लेवल पे हो, लेकिन वो तैयारी अपने को करनी है। और उसके बाद हम प्रीलिम देने के बाद हमारे रिजल्ट की वेट नहीं करें। मैंने वेट किया रिजल्ट का, ये भी मेरी गलती थी। हमें रिजल्ट की वेट करे बिना अपना पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, और वो जो 3 महीने का मेंस और प्रीलिम का गैप है उसका भरपूर फायदा आप उठा लीजिए। राइट, ये मेरा मानना है। मेरे साथियों, इधर सुन रहे हैं आप लोग, कोई यहाँ सुन रहे हैं, कोई एक मोबाइल जो है, एक मोबाइल आवाज कर रहा है, उसको देखिए कौन है मोबाइल है जो कि उसको हम या इनको ले जाइए प्लीज। सॉरी मित्रों, सर एक आईएएस आप बन गए जी। आईएएस की वो अनुभूति और प्राइवेट जॉब की अनुभूति में आप अपनी जिंदगी के उद्देश्य को लेकर किस तरह का फर्क देखते हैं कि यहाँ आने के बाद में आपकी जिंदगी के रोल में क्या चेंज आया? देखिए, ये बहुत ही सही सवाल आपने पूछा। मैं 4 साल प्राइवेट सेक्टर में रहा जी, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते भी जॉब कर रहा था जी। क्योंकि सीएस करते हुए जरूरी नहीं कि आप टोटली फ्री रहें। तो सीएस के एग्जाम तो हर 6 महीने में होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के, और आप कंपनी में ट्रेनिंग भी ले रहे हैं तो कंपनी भी कुछ पैसे दे रही है आपको। तो ये सारी चीजों का बेस्ट इस्तेमाल करना था। मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मैंने मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया। और टाइम वेस्ट से मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाता था, दोस्तों के साथ मूवी देखने नहीं जाता था, या टीवी नहीं देखता था, बिल्कुल ही एक कमरे में अलग हो गया था, या हिमालय पे चला गया था। दुनियादारी के साथ साथ अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ लेते हैं और वो बिल्कुल सॉलिड पढ़ लेते हैं। एक पढ़ना होता है कि मैं पढ़ने का ड्रामा कर रहा हूं, और एक पढ़ना है कि मैं वास्तव में उस चीज को ग्रेस्प कर जाता हूं। तो अगर आप सॉलिड 8 से 10 घंटे दिन में निकाल लें 24 घंटे में, तो बाकी समय में आप ये सब चीजें भी बैलेंस के साथ कर सकते हैं। चूंकि मैं मैरिड था तो मुझे फैमिली को समय देना भी कहीं ना कहीं जरूरी था, उनकी जरूरतें पूरी करना भी जरूरी था। और एक बात और है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल चैलेंज जब 2000 में आया मेरे ऊपर, तो मैंने यानी कि 5 से 6 घंटे पढ़ाया भी, ताकि मैं अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकूं। क्योंकि कुछ 1-2 कोचिंग लेने के लिए मुझे 60-70 हजार रुपए की उस समय जरूरत थी, तो ये भी मुझे करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें अपने को ऐड करती हैं, यानी कि आपके स्ट्रगल को और मजबूत करती है। तो जब स्ट्रगल को मजबूत करने का मतलब ये होता है, मैं आपको बाद में किताब के बारे में भी बात करेंगे, तो मैंने एक चैप्टर इस बारे में लिखा है, जो ये संघर्ष के बारे में मैंने लिखा है कि किस प्रकार से एक आदमी ऐसा था जिसको एक छोटी सी कोकून दिखी, कोकून जिसमें से तितली निकलती है, और उस आदमी ने उस कोकून को जब देखा तो उसको लगा कि बेचारी तितली की मदद कर दूं, और उसने उस कोकून को हल्का सा कैंची से काट दिया और खींच के तितली को बाहर निकाल दिया। उसने कहा मैंने बहुत बड़ी मदद करी है। नहीं, कोकून से तितली समय से पहले बाहर आई। रिजल्ट ये हुआ कि तितली कभी भी उड़ नहीं पाई, क्योंकि वो क्रिपल्ड हो गई, और वो जीवन का जो मजा लेती अच्छी तितली बनकर, वो नहीं ले पाई। माँ बाप भी कई बार ऐसा करते हैं, बहुत बच्चों का कोकून काट के, और बच्चों को ये सोचते हैं कि हम इन्हें एक बड़े शहर में बड़े कमरे में सर्वेंट के साथ, कार के साथ स्ट्रगल करने के लिए छोड़ देंगे। ये स्ट्रगल नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती बच्चे को गरीबी के हालात में भेज दीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा तो स्ट्रगल रखो कि यार मुझे खुद अपने ये काम करने पड़ रहे हैं, फिर मैं कोचिंग लेने जाता हूँ, फिर आगे रिवाइज करता हूँ, फिर कुछ और बुक्स भी मैं करता हूँ। हम सोचते हैं कि किसी के बताए हुए रास्ते पे चलने से सफलता मिल जाएगी। अगर ऐसा होता तो फिर कोचिंग सेंटर्स के रिजल्ट 100% आते, और जो लोग कोचिंग नहीं कर पाते वो तो कभी सेलेक्ट ही नहीं होते। तो इसीलिए ये सब चीजें तो देखनी चाहिए। देखिए, आईएएस बनने के बाद में आप हनुमानगढ़ कलेक्टर रहे, आप 12 कलेक्टर रहे, राजस्थान के 2 छोर पर अलग अलग कल्चर्स में कलेक्टर रहे, और उसके बाद में और बहुत से डिपार्टमेंट में रहे। लेकिन मैंने बराबर आपसे देखा कि आप प्लानिंग को, एक डिपार्टमेंट की प्लानिंग में मास्टरी होनी चाहिए और एक प्रशासक में होनी भी चाहिए। सर, ये प्लानिंग वाली चीज आपके भीतर कहां से आई? देखिए, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक तो जो फैमिली बैकग्राउंड होती हैं वो कहीं ना कहीं तो रोल प्ले करती हैं। तो जब आप एक बिजनेस फैमिली में पैदा हुए हैं तो हल्का फुल्का बिजनेस एक्यूमन आपके अंदर होता है, क्योंकि आप सुनते हैं, देखते हैं। उसके बाद दूसरी चीज है कि कॉमर्स मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आप उनको सीरियसली पढ़ रहे हैं, नॉट कि मुझे इनसे नौकरी लेनी है, जब आप उनको एक इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं तो वो आपको दुनिया की बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। मैं आज भी याद करता हूँ कि कॉमर्स की कुछ बेसिक बातें केवल कॉमर्स के फंडे नहीं है, लाइफ के भी फंडे हैं। लाइफ के फंडे, जहां कहीं भी एक डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। क्या ये सिर्फ एक बिजनेस स्टेटमेंट है? क्या लाइफ में या इकोनॉमी में या कहीं भी ऐसा नहीं? तो लाइफ की बैलेंस शीट होती है। लाइफ की बैलेंस शीट है। तो मैंने देखा है कि अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट के सही फॉर्मूले सही जगह इस्तेमाल करें, मुझे एनएचएम में मौका मिला मैनेजमेंट के कई रूल्स लगाने का, मुझे अभी रोडवेज में 7 महीने मौका मिला कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो बहुत सारे लोग सोचते हैं
कि ये केवल टाटा, बिरला या अंबानी, अडानी बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होने वाला शब्द है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहाँ करता होगा? मैंने उसको यूज किया कि रोडवेज की एक बस पर 1 किलोमीटर चलने पे कितने रुपए खर्च होते हैं और रोडवेज की एक बस 1 किलोमीटर पे कितने रुपए की टिकट काटती है। तो हम खर्चा कम करके और टिकटिंग का रेवेन्यू बढ़ा के या नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी कि एडवर्टाइजमेंट से, कैंटीन से बढ़ा के क्या कभी ऐसी स्थिति में आ सकते हैं कि हमारे लॉस कम हो जाए? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप ये प्लानिंग की बात कह रहे हैं, जब मेरे को सरकार उस डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर लगा रही है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं केवल एक ही एंगल नहीं देखूं, मुझे उसका फाइनेंशियल एंगल भी देखना है, मुझे उसका कमर्शियल एंगल भी देखना है, इवन मुझे उसकी मार्केटिंग और क्रिएटिव एंगल भी देखना चाहिए जब सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, इसके लिए मेरे पास अलग अलग लोग होने चाहिए। देखिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में ये सबसे बड़ा फर्क होता है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ट्रेंड लोग दिए जाते हैं। गवर्नमेंट में आपको जो टीम दी जाती है, आपको अपनी टीम को उन रोल्स के लिए तैयार करना पड़ता है। अगर आप उनको तैयार करने का जज्बा रखते हैं, मैं आपको दावा करता हूं कि गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छी टीम बनती है। हमने नेशनल हेल्थ मिशन, अभी राजस्थान रोडवेज या इवन इससे पहले भी कई जगह ये देखा है कि जब लोग मन लगाकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो रिजल्ट्स इंप्रूव होने लगते हैं। सर, एक बहुत खूबसूरत पार्ट मैंने आपकी पर्सनैलिटी का देखा है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सेंसिटाइज ढंग से लेते हैं। जब आप कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन में थे तो उस समय आपने एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए इसके लिए काफी स्ट्रगल किया, आईटी को लेकर के बहुत काम किया और आप परिष्कार कॉलेज में तब पधारे थे। एनएसएस के कार्यक्रम में हजारों बच्चों के सामने आप भाषण देके बहुत मोटिवेट किया। परिष्कार कॉलेज के बच्चे तो आपको भूल नहीं सकते। लेकिन उसके बाद में जब हेल्थ में गए तब आपने देखा कि बच्ची को गर्भ में नहीं मारा जाना चाहिए, उसका जो राइट है वो आना चाहिए और ये सोसाइटी इस तरह से डीकल्चराइज्ड हो जाएगी अगर ये कहा। आपने उस इश्यू को इतना सेंसिटिवली लिया और राजस्थान को पूरे देश में सबसे ऊपर ले गए आप। ये इसके अलावा आप स्पर्श वाला जो कार्यक्रम है कि गुड स्पर्श और बैड स्पर्श क्या होता है, छोटी बच्चियों के साथ में, परिवारों में और परिवारों के बाहर जो बहुत बदनीयती के साथ में ये काम होता है, ये जो इश्यूज हैं कि नई एजुकेशन सही होनी चाहिए, नई हेल्थ में बच्ची को जिंदा रहना चाहिए। और मैं सोचता हूँ उसके रिजल्ट्स राजस्थान के अभी 2021 का जो जनगणना है और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा सर। राजस्थान की जनगणना में जो ही लड़कियों की संख्या बढ़ेगी उसमें श्री नवीन जैन वहां पर एक मील के पत्थर के रूप में रहेंगे सर उसमें। तो ये सर, ये जो इतना सेंसिटिवली आप ये काम करते हैं, ये इस सेंसिटिविटी की फिलॉसफी क्या है सर? ये बहुत खूबसूरत चीज है। देखिए, मुझे लगता है कि आप चाहे कोचिंग का काम करें, आप चाहे बिजनेस करें या आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, सेंसिटिविटी तीनों जगह होनी बहुत जरूरी है। रीज़न ये है कि सेंसिटिविटी के बिना इंसान अपने आप को वहाँ नहीं लेके जा सकता जहाँ उसको जाना है। अगर आप सोचें कि आप सिंपली किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी दुकान पे जाएंगे, किसी फैक्ट्री में जाएंगे, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, अपनी कुर्सी पे बैठेंगे, कुछ आदेश आप साइन करेंगे और उससे दुनिया बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है। आप जब कोचिंग कराते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप कोचिंग कराते हैं और आप कोई क्लास लेने जाते हैं और आपके सामने 100, 200, 400 लोग बैठे होते हैं, तो क्या आप ये सोचते हैं कि ये 400 लोगों ने कितने पैसे मेरे काउंटर पे जमा कराए हैं? मुझे लगता है कि जीवन ऐसे जिया नहीं जिया जा सकता। आप ये देखते हैं कि मैं मेरे सामने इन 100 लोगों में से 25 कांस्टेबल या 25 पटवारी या 25 आरएएस या 10 आईएएस ऑफिसर देख रहा हूं। जब आप उनको इस तरीके से देखते हैं तो आपका काम करने का तरीका बदल जाता है। आप उनको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं और वो आपको अपने साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो आपसे पढ़ेगा वो जीवन भर ये कहेगा कि मैं परिष्कार में पढ़ा। अगर कोई मेरे डिपार्टमेंट में मेरे साथ काम करेगा, अगर वो एक अच्छा वर्कर है, अगर उसकी नीयत सही है, तो वो याद रखेगा कि मैंने इनके साथ काम करके कुछ सीखा। जिस आदमी के स्वभाव में काम चोरी है या जो आदमी ट्रांसपेरेंसी के साथ केवल अपने परिवार को ही देख रहा है, सरकार को नहीं देख रहा है, ऐसे व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं इनके साथ काम नहीं करूं तो मेरे लिए ठीक है। लेकिन दुनिया को ऐसे नहीं चलाया जा सकेगा ढकोसले से। आप और मैं ढकोसला नहीं कर सकते। आप कोचिंग को जब तक एक नए एंगल से पैशन के साथ नहीं लेंगे, बच्चों में वो पैशन अगर नहीं दिखा तो परिष्कार नहीं चलेगा। ऐसे ही मुझे हर शाम को ये लगना चाहिए कि नवीन, जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तो कुछ काम आपको ऐसे करने होते हैं जो आपके बिना भी अगर कुर्सी कर पा रही है तो उन कामों को करने में कोई होशियारी नहीं है। अगर मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा तो भी बस चलेंगी, तो भी टिकट कटेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दुनिया में। लेकिन आपके बैठने के बाद यदि बस बदलने का तरीका बदला, बस के ड्राइवर का स्वभाव बदला, बस के जो रिपेयर है वो सुधरी और आपको कहीं ना कहीं कम लॉसेस सरकार को देने में आए, तो ये तरीका हुआ कि आपने कुछ किया।
तो हर इंसान को ये सवाल अपने से पूछना चाहिए, उसमें जवाब आ जाता है कि आप कितने पैशन, सेंसिटिविटी, ऑब्सेशन के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। देखो मित्रों, ये सवाल हम लोग तो अभी एक स्ट्रगल में है, नौकरी के स्ट्रगल में, लेकिन ये जिंदगी का महत्वपूर्ण सवाल है। आप अपने कंपटीशन में भी अगर आप अपने आप से उम्मीद करेंगे कि यस ये जो मुझे जॉब मिला है, मैं इसमें अपने आप को कितना झोंक सकता हूं, मेरे माँ बाप जो मुझ पर खर्च कर रहे हैं पैसा, उस पैसे का मैं सबसे अधिक सदुपयोग कैसे कर सकता हूं, तब वो भीतर वो वैल्यू पैदा जो आपके भीतर होगा और काम करने में जो निष्ठा पैदा होगी, उससे आप अपना कंपटीशन जीतेंगे। ये एक जिंदगी का बहुत आधारभूत सवाल है। आप तो आईएएस बन गए, आप सोचेंगे आईएएस बनने के बाद में फिर क्या स्ट्रगल रहता है। स्ट्रगल आप सोचिए, स्ट्रगल हर दिन का स्ट्रगल है कि मैंने आज आईएएस बन करके जो भी जिम्मेदारी मुझे पब्लिक से मिली है, गवर्नमेंट से मिली है, मैं इस जिम्मेदारी को आज ढंग से पूरा कर पाया नहीं कर पाया, और मैं आगे के लिए, कल के लिए क्या कर सकता हूं। ये एक बेसिक सवाल है जो एक बहुत ही विवेक संपन्न व्यक्ति और संवेदनशील व्यक्ति इन सवालों से निकलता है। मैं इस बात को थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी इस बुक में एक कहानी है जी, और मैं आपको वो कहानी के बारे में केवल अभी फटाफट इसलिए बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 45 है, लगातार सफलता के लिए प्रयास भी निरंतर चलने चाहिए। जो आपने अभी बात कही, ये इस पे आती है। इसमें क्या होता है कि एक बांसुरी होती है जिससे म्यूजिक पैदा होता है, और एक घर में डंडी होती है जिससे कचरा साफ होता है नाली का। दोनों साथ साथ हैं। और नाली का कचरा साफ करने वाली डंडी और बांसुरी से बोली कि बहन मैं कहां और तुम कहां। ये सवाल जरा देखिएगा कि मैं कहां बोल रहा हूं। उस बांसुरी ने कहा कि बहन, जिस दिन बांसुरी बनाने के लिए हम दोनों को पेड़ से तोड़ा और तूने देखा कि औजार से तेरे अंदर छेद होंगे बांसुरी बनने के लिए, तू डर गई, तूने इनकार कर दिया। तो आज तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? क्योंकि मैंने छेद करवाने के दर्द को सहा तो मैं होठों तक पहुंच गई, और तूने उस दिन वो संघर्ष नहीं किया तो तू आज कहाँ है? तो स्टूडेंट्स, ये आपको तय करना है कि आने वाले 3-4 साल के स्ट्रगल के बाद आपके नाम के नीचे क्या रहेगा। आप बांसुरी बनेंगे या क्या बनेंगे? लेकिन स्टोरी पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम बात कर रहे थे लगातार सफलता की। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बांसुरी को इतना घमंड हो गया कि उसने वो म्यूजिक नहीं निकाला जो मुझे निकालना है, जो म्यूजिशियन को निकालना है। गुस्से में आ गया, उसने उसको तोड़ दिया। और उसी दिन उस आदमी की वाइफ बाजार से एक पौधा लेके आई गुलाब का, और उस गुलाब के पौधे को जब वो लेकर आए तो गुलाब का पौधा थोड़ा हैवी था, इसीलिए वो अपने बार बार गिर रहा था। तो उन्होंने देखा कि किसी चीज का सहारा दे दें। वो डंडी जो कचरे वाली है उसको उन्होंने उस गुलाब के पौधे के साथ रोप के और बांध दिया, और एक अच्छी प्यारी रेशम की डोरी से उसको बांध दिया और अपने ड्राइंग रूम में सजा लिया। याद रखिए, आप हमेशा बांसुरी रहेंगे जरूरी नहीं है, म्यूजिक लगातार निकालना पड़ेगा तो बांसुरी रहेंगे। और हमेशा आप कचरा ही निकालेंगे जरूरी नहीं है। आपका अगर लक्ष्य सही हुआ और आपने मेहनत की, अगर आप उसका सहारा दिया किसी को, तो आप इसके बेस पे भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परमानेंट कुछ भी नहीं है। 25 साल की एज में आईएएस बनने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि 60 साल में आप एक सफल ब्यूरोक्रेट के रूप में रिटायर होंगे ही होंगे। बहुत बहुत खूबसूरत बात मित्रों। जिंदगी का स्ट्रगल हर दिन का है, वो हर वर्ष का है, वो हर भूमिका का स्ट्रगल है। इसलिए उस स्ट्रगल को आप जितना अच्छी तरह से जिएंगे, उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, वरना ठहर जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, और लोग नष्ट हो जाते हैं। सर, हम लोग अब आप किताब पर आए गए हैं। ये एक बहुत प्यारी किताब है मित्रों। ये एक इंजेक्शन, ये कोरोना का इसमें एक चित्र है, और एक जो नीडल है, और इस नीडल से इस कोरोना का इलाज करने का एक सिंबल इसमें दिया है। लेकिन ये कोरोना तो एक बहाना है। कोरोना जैसी स्थितियां हमारी जिंदगी में आती रहती हैं, ऐसी आपदाएं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं पाते, और वो आ जाती हैं वहां पर। लेकिन आपने अभी वैक्सीन आई नहीं है और सारी दुनिया उसके लिए स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ये 50 वैक्सीन्स वाली एक किताब आपने दी है, और इसमें 50 बड़ी खूबसूरत कहानियां हैं। और खास तौर से ये कोरोना है निगेटिविटी, और उसके ऊपर लिखा हुआ है किल द निगेटिविटी वायरस। इसलिए मित्रों, कोरोना वायरस तो एक सिचुएशनल है, आएगा चला जाएगा, वैक्सीन तैयार हो जाएगी, और काफी लोगों में अब वैक्सीनेटेड हो चुके हैं आप लोग, हम सब लोग, और इसलिए अब डर, उससे वह वाला डर नहीं रहा। लेकिन ये वैक्सीन 50 जिंदगी में निगेटिविटी तो आती रहेगी, और उस निगेटिविटी का आपको इलाज करना पड़ेगा।
सर ये मैंने इस किताब को पढ़ा है जी। और बहुत इतनी खूबसूरत 50 कहानियों के माध्यम से जिंदगी के उस कोरोना को निकालने की कोशिश की है जी। इसमें बहुत प्यारी सी कहानियां हैं सर। मैं इसमें हमारे जो बच्चे हैं जी। ये कोरोना से ज्यादा पीड़ित नहीं है, और खासतौर से देहात के बच्चे हैं। देहात में कोरोना वैसे ही नहीं है जी। लेकिन निगेटिविटी से पीड़ित है। कोरोना की वजह से इनका कंपटीशन पोस्टपोन हो गए हैं। नौकरियां जो हैं अभी कुछ दिख नहीं रही है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो बेरोजगारी का जो कोरोना है वह इनको निगेटिव बनाए हुए। सर इस निगेटिव बनाने में लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं और टांग खींचने में ये लोग चपेट में आते रहते हैं। सर इसमें एक मेंढक की एक बहुत अच्छी सी कहानी है सर, हमारे सुनाइए। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। देखिए मैं सबसे पहले तो राघव जी ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जब इस किताब का टाइटल देखते हैं वैक्सीन 50 और इंजेक्शन से कोरोना का फोटो देखते हैं तो उनको लगता है कि साहब मेडिकल एंड हेल्थ में रहे हैं तो कोई मेडिकल से संबंधित तो बात नहीं है। तो पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं स्टूडेंट तो मैनेजमेंट का हूं, तो मोटिवेशन मेरा सब्जेक्ट रहा है। वेरी गुड। और मुझे लगता है कि लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत हर किसी को है। आप नौकरी करें या नहीं करें, आप बिजनेस करें नहीं करें, मोटिवेशन की जरूरत हर सुबह पड़ती है। बिस्तर से उठने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए और रात को सोने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो ये 50 कहानियां नेगेटिविटी के वायरस को, नकारात्मकता को मारती हैं। एक बात बताइए, दुनिया में कोरोना जितने लोगों को हुआ है संख्या हमें पता है, यानी कि वो इन्फेक्शन है। लेकिन लॉकडाउन का असर हम सब पे हुआ है। आप और मुझे कोरोना अभी तक भगवान की दया से नहीं हुआ, हमारी फैमिली सुरक्षित है। लेकिन लॉकडाउन का असर आप पर भी हुआ है और मुझ पर भी हुआ है। इसीलिए कोरोना वायरस का इलाज तो गवर्नमेंट में डॉक्टर के पास है, आप प्राइवेट में कराते हैं इलाज। ज्यादा खराब तबीयत हो गई तो आईसीयू में चले गए, वेंटिलेटर पे चले गए। लेकिन हम जो घरों के अंदर बैठे थे 3 महीने जब लॉकडाउन था, और अब भी अपने घरों के अंदर सिमटे हुए बैठे हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेशंस है। तो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिविटी का वायरस हम सबको खा रहा है। स्टूडेंट को भी खा रहा है, नए जॉब वाले को भी खा रहा है, पुराने जॉब वाले को भी खा रहा है। सैलरी घट रही है, सैलरी लेट मिल रही है, और कई लोगों को जो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी वो उनकी मिस हो गई है। तो हर तरफ नेगेटिविटी देखने से हमारे स्टूडेंट्स के अंदर ऐसी नेगेटिविटी आना बड़ा लाजमी है। ये अपने आप को उससे बचा नहीं पाते, लेकिन उसका इलाज है। क्योंकि हमें पॉजिटिव वायरस मारे नहीं मारे कोरोना का, लेकिन ये नेगेटिविटी वायरस हमारी पर्सनैलिटी को कुंठित ना कर दे। ये 6 महीने हमने अच्छे निकाले, आगे वाले 2, 4, 6 महीने और निकालने हैं, हम निकाल लेंगे। सारी सुरक्षा को ध्यान में रखने के बाद भी अब मास्क हमने अपने मुंह पे लगाया है, लेकिन हमें मास्क करना है इस नेगेटिविटी को। तो उसको करने के लिए हमारे पास कोई अच्छे शब्द होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जितने भी पॉजिटिव माइंडसेट के लोग थे, मैंने देखा कि वो जब शांति का समय था उस समय बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज वो खुद भी चिंतित हो गए। जब मेरा गाइड, मेरा फिलोसोफर ही नेगेटिव दिखने लगेगा तो मेरे अंदर नेगेटिविटी और ज्यादा आती है। दुनिया में कई पर्सनैलिटीज ने सुसाइड कर लिया या उन्होंने कोई ऐसा एक्शन ले लिया, तो युवा के अंदर एक बड़ा नेगेटिव आता है कि यार अगर इन लोगों ने ऐसा कर लिया तो मैं तो क्या हस्ती रखता हूं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें। इसकी कई कहानियों का मैं बात करना चाहता हूं। आपने डीप फ्रॉग वाली कहानी मुझे कही, तो इसमें एक चैप्टर है रॉक बॉटम स्थिति वाला। रॉक बॉटम स्थिति ये होती है कि जब आप पाताल लोक में पहुंच गए, अपनी मतलब जिसको कहते हैं डिप्रेशन की पाताल लोक में आ गए, तली में आ गए। आप कई बार ये वर्ड यूज करते हो ना, मैं तो बिल्कुल तली में लग गया, तली पे, यानी कि यार मैं इससे ज्यादा तो मेरे साथ क्या होगा, बिल्कुल पैंदे में बैठे। ठीक है सर। अब मैं वहां पर एक पॉजिटिविटी की बात करता हूँ। एक सेना का कमांडर था, एक सैनिक ने अंदर आके कहा उसके शिविर में, सर दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अब एक नेगेटिविटी वाला आदमी क्या कहेगा, चारों तरफ से घेर लिया है तो मरना तय है। लेकिन उस कमांडर ने सुनिए क्या कहा, उसने कहा अच्छा दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, यानी अब हम किसी भी दिशा में फायर कर सकते हैं। तो आप मेरी बात सुनिए, जब आप तली में हैं तो एक ही रास्ता है, ऊपर, यानी कि आप उस तली से बाहर ऊपर की तरफ ही आ सकते हैं। तो डीप फ्रॉग की स्टोरी जो है बड़ी फेमस है मैनेजमेंट में, और वो ये कहती है कि मेंढकों का एक ग्रुप कहीं जा रहा था जंगल में, और 2 मेंढक एक खाई में गिर गए, और उन्होंने उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। प्रयास करते करते वो लहूलुहान हो गए। तो ऊपर खड़े उनके दोस्तों ने कहा कि भैया नीचे रह जाओ, वहीं मर जाओ शांति से, ये खूनम खून होके लहूलुहान होके मत मरो। तो एक मेंढक ने प्रयास करना बंद कर दिया, लेकिन दूसरा मेंढक लगातार प्रयास करता रहा, और अंततः बाहर आ गया।
जैसे ही वो मेंढक गड्ढे के बाहर दिखाई दिया, सारे उस पर नाराज होने लगे। उन्होंने कहा यार क्या है, तुझे इतना समझा रहे थे, तू समझ नहीं रहा था। तब उनको पता चला कि ये तो हमारी ना पहले वाली बात सुन रहा था, ना ये सुन सकता है, क्योंकि ये बहरा है। तो यानी कि जीवन में कई बार बहरा मेंढक, डीप फ्रॉग बनना बड़ा अच्छा रहता है। तो जब लोग आपको नेगेटिविटी की बात करें तो उनके प्रति आप डीप फ्रॉग बन जाइए, बिल्कुल बहरा हो जाइए उनके प्रति। एक बात बताइए, दुनिया में कब से चीजें बन रही हैं? 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में क्या चीजें नहीं बनती थी? क्या लोग खाना नहीं खाते थे? क्या लोग कपड़े नहीं पहनते थे, मकानों में नहीं रहते थे? हमने केवल चीजों को डेवलप किया है। तो डेवलपमेंट तो लगातार चलेगा ना। इतनी कंपनियां कार बनाती हैं, फिर भी नई कारें आती हैं। इतने कपड़े बनते हैं, फिर भी नए डिजाइन आते हैं, क्योंकि जिंदगी में इंसान को हर तरह से चीजें चाहिए। तो आपके लिए भी इनमें से कहीं ना कहीं स्कोप है। आप जब तक स्टार्टअप नहीं करेंगे, पार्टनरशिप नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, घर में बैठ के हारने से अच्छा है प्रयास करते हुए हारना, ताकि आप अपने ऊपर फक्र कर सकें कि मैं प्रयास करके हारा हूं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हर आदमी को ये चाहिए कि जब भी मैं मार्केट में जाऊं, मुझे केवल अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी नाम का पत्थर कभी नहीं दिखता। अपॉर्चुनिटी नाम के पत्थर की दूसरी साइड पे चैलेंज लिखा होता है, उठा के देखना पड़ता है। अच्छा। तो उनमें से कोई पत्थर चैलेंज का उठाया, पलट के देखिए अपॉर्चुनिटी लिखा होगा। अगर अपॉर्चुनिटी का पत्थर फेंक देंगे तो कोई भी उठा लेगा। जी, आपने इसमें एक बहुत एक और अच्छी कहानी है। एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं और 2 बेटों को 2 कमरे हैं उसके। एक कमरे में खिलौने हैं और एक कमरे में घोड़े की लीद है। जी सर, वो क्या बात है, क्या मैसेज है? देखिए, वो सेकंड चैप्टर इसका है, वो बहुत ही, मैं उस कहानी को पढ़ा था 23 साल पहले और वो मुझे याद है। सर 1 मिनट, हमारे बहुत से साथी कह रहे हैं कि ये कहानी, ये किताब कहाँ मिलती है, बहुत से पूछ रहे हैं हमारे साथी। ये अमेज़न पे आपको मिल जाएगी। अमेज़न काफी फेमस वेबसाइट है, amazon.in पे आप जाएंगे और जो सर्च का विंडो है वहां पर आप वैक्सीन 50 नवीन जैन टाइप कर दीजिए। वैक्सीन 50 VACCINE, वैक्सीन 50 टाइप कर दीजिए। इसका नाम वैक्सीन 50 है, लेकिन ये हिंदी में है, तो डोंट वरी कि ये इंग्लिश में तो नहीं है, तो हिंदी में है। तो आप इसको टाइप करेंगे तो इसका आ जाएगा। सर, वो कहानी, वो जो कहानी है वो मैंने 23 साल पहले सुनी थी। और ये जो कहानियां मैंने इसमें इकट्ठी की हैं 50, ये कहानियां मैंने कभी ग्रेजुएशन में किसी से सुनी, कभी कहीं किसी जगह पढ़ी। कोई जैन संत के प्रवचन की याद है 1987 की एक कहानी, जब मैं 12 साल का था। अभी 2-4 कहानियां मैंने किसी मैनेजमेंट स्कूल में ड्यूरिंग ट्रेनिंग सुनी। ये उनका एक पूरा इनका एक कलेक्शन है। तो आपने इनमें से कोई 5-10 कहानी कहीं सुनी होंगी, लेकिन 40 कहानी आपने नहीं सुनी होंगी। लेकिन कहानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कोरोना के समय की नेगेटिविटी से जोड़ना। तो अब जैसे वो मेरी 23 साल पहले की कहानी कोरोना के समय के लिए वरदान बन गई। 2 बेटे हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। आप किसी आदमी से पूछिए, वो आपके सामने पॉजिटिव बातें करेगा, लेकिन आपको पता लगाना है कि ये नेगेटिव है कि नहीं है। उसका तरीका है ये। तो उसका तरीका एक पिताजी ने ये निकाला कि उसने अपने दोस्त को दिखाने के लिए अपने एक बेटे के कमरे में अच्छे इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक और रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने भर दिए, और दूसरे के में भर दिया घोड़े की लीद। और 2 घंटे बाद बोला चलो मेरे साथ। जिस कमरे में उन्होंने भरे थे खिलौने, वो फूट के रो रहा है। तो वो हैरान कि यार इसने तो हजारों रुपए खर्च करके खिलौने दिला, ये फूट के रो रहा है। लड़के की बात सुनिए, वो कहता है कि अंकल, पिताजी को अकल नहीं है, इतने महंगे खिलौने लाके दे दिए, अब मेरे दोस्त आएंगे, वो इन खिलौनों से खेलेंगे, तोड़ देंगे, इनको रिचार्ज करना पड़ेगा, इनकी बैटरी खत्म हो जाएगी, मैं मार्केट के चक्कर काटता रहूंगा। उसने कहा बेटा ठीक है, रो। अगले कमरे में गए, घोड़े की लीद थी, बदबू फैल चुकी है 2 घंटे में, बच्चा कूद रहा है हंसी के मारे। उन्होंने कहा बेटा कूदने जैसी तो कोई बात नहीं है, हंसने जैसी तो कोई बात नहीं है। आंसर सुनिए उसका। उसने कहा अंकल, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, इसलिए खुश हो रहा हूँ कि अगर यहाँ घोड़े की लीद है तो घोड़ा भी आसपास ही होगा। अब आप जरा इमेजिन करिए, हमारी लाइफ में हम जैसे ही थोड़ी सी लीद देखते हैं, हम लोग घोड़े की कल्पना करते हैं या बदबू की? हमारी जिंदगी में हम लीद देखते ही सबसे पहले हमारी कॉन्शियस माइंड में आता है बदबू कि ये लीद है तो बदबू होगी। किसी ने देखा है कि लीद है तो एक अच्छा घोड़ा, हष्टपुष्ट घोड़ा जो मुझे मिल सकता है। तो जीवन भी ऐसे ही है। तो जीवन में आपको लीद रूपी बहुत सारी असफलताएं, निराशाएं, डीमोटिवेशन, डिस्करेजमेंट मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आपको दिखेगा कि नहीं यार, हर डिस्करेजमेंट में एनकरेजमेंट छुपा हुआ है, हर असफलता में सफलता छुपी हुई है। आप मुझे बता दीजिए, क्या सारे जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इंक्लूडिंग हमारे जो इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट हुए हैं, या आप लगा लीजिए कोई भी ब्यूरोक्रेट हुए हैं, 100% सफल कैरियर किसका रहा है? उन्होंने या तो स्ट्रगल किए ड्यूरिंग एजुकेशन, ड्यूरिंग एलिवेशन, और उसके बाद उस पोस्ट पे बैठने के बाद लोगों ने उनको हर रोज चैलेंज किया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सकारात्मकता तो हमारे दिमाग में भगवान ने बनाई है,
अब जैसे एक फेमस कहानी है गिलास वाली, आपने सुनी है? या आधा गिलास खाली है कि आधा गिलास भरा है। उसमें एक नई बात आ गई है। या लोग एक नई बात कहने लगे, या साहब आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो प्यासा हूं, मैंने तो पानी पी लिया है। पानी पी लिया। तो यानी कि कहने का मतलब है ये एक नया एंगल है। तो आप ये देखिए कि आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस प्रकार से करके चैलेंजेस को हराएंगे और आगे बढ़ेंगे। लोग नॉर्मली कंपैरिजन बहुत करते हैं, इसका एक पूरा चैप्टर है इस पे। लोग कंपैरिजन बहुत करते हैं। हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? तसल्ली देने के लिए। मुझे लगता है कि मेरे को सफलता नहीं मिली, मैं तुरंत उसको 4 चीजों से जोड़ दूंगा। उसको सफलता इसलिए मिली है क्योंकि उसके पिताजी ये हैं, उसकी माताजी ये हैं, उसकी खानदान ऐसा है, उसकी इकोनॉमिक स्थिति ये है। आप मुझे ये बता दीजिए, हमारे देश में धीरू भाई अंबानी हुए, उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत साफ है। उनका एक बेटा आज दुनिया के बेस्ट धनवान लोगों में शामिल है, और मैंने सुना है कि दूसरे शायद बैंक का लोन भी नहीं दे पा रहे हैं। इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा? यानी कि एक ही बैकग्राउंड से आने के बाद भी 2 रिजल्ट। बात है आपने अपनी उद्यमिता का इस्तेमाल कैसे किया। और ऐसे लोग मैं आपको दिखा सकता हूँ, गांव में दौड़ रहे हैं खेत के बीच में, पता नहीं है कि सब दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूँ। आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली होती है, वो जो अचानक दौड़ना शुरू करता है, रैली में जीत के आर्मी में सेलेक्ट होके एक दिन कैप्टन बन के गाँव लौटता है। तो ये सब चीजें हम क्या है, स्ट्रगल नहीं चाहते हम लोग। अच्छा एक बात और कहूंगा, बहुत सारे बच्चे जो यहाँ सामने बैठे हैं, आज वो शीशे में अपने आप को देख के एक सवाल पूछते होंगे। जब भी कोई इंटरव्यू होता है, जब भी कोई एग्जाम होता है और रिजल्ट में अपना नाम नहीं देखते, एक बात पूछते होंगे भगवान से, डेस्टिनी से, किस्मत से, व्हाई नॉट मी, आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप में औरों से अलग क्या है जो आप ये कह सकें कि मेरा सिलेक्शन इसलिए होना चाहिए? हम ये चेक करते हैं क्या? हम औरों से अलग क्या पढ़ रहे हैं? हम औरों से अलग कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं? अगर आप वही सब कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है, तो आप फिर वही बनेंगे जो दुनिया बनती है। तो अगर आप अलग हैं, आप में कुछ डिफरेंट है, तो उसको डेवलप तो करिए, उसको दुनिया के सामने आने तो दीजिए। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, फैमिली बैकग्राउंड और ये सब चीजें थोड़ा बहुत मायने रखती हैं, लेकिन असली चीज है कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल आपको करना आता है कि नहीं आता है। ये रिसोर्सेज में एक बड़ी खूबसूरत कहानी है रेगिस्तान में पानी की। अगर आप पॉजिटिवली सोचते हैं तो एक कहानी आपने दी है कि रेगिस्तान में एक व्यक्ति जाता है और वहां पर वो पंप है और वहां पर पानी बिल्कुल 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 आपने जो अभी बच्चों के कैरियर की स्थिति बताई है, आपने सही कहानी चुनी है। तो मैं तो 50 कहानियों में दब जाता हूँ, लेकिन आपने वो कहानी सही बताई है कि रेगिस्तान में एक आदमी गया, मरने वाली स्थिति में है, पानी नहीं मिल रहा है, और एक घर दिखता है, और उस घर में एक पुराना पंप भी है, लेकिन पुराना पंप काम करेगा कि नहीं करेगा उसको पता नहीं। और फिर इतने में एक पानी की बोतल दिखी, और वो पानी की बोतल बिल्कुल वैसे ही है जैसे लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी। अब वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं हम क्या सोचते हैं, इसको मैं गल्प कर हड़प जाऊं, इसको पी जाऊं, प्यास मिटे। लेकिन उसके साथ एक पर्ची है, और दुनिया में भी ऐसा होता है कि कोई अपॉर्चुनिटी के साथ कंडीशन आती है, कंडीशन स्टार लगा के कंडीशन सप्लाई। अब वो कंडीशन ये कहती है कि भाई देख, तेरे को ये पानी पीना है तो पी ले, लेकिन अगर तू इसको पंप में डाल के पंप चलाएगा ना तो बहुत सारा पानी भी आ सकता है। तो अब ये जुआ हो गया कि आप उस पानी को पी के मरने से बचें या पंप को ट्राई करके ज्यादा पानी प्राप्त करें। उसने कहा देखता हूं, और उसने वो पंप में पानी रिस्क लेके डाल दिया, और देन वाटर के उसने खूब पिया, नहाया, आगे के लिए भी भर लिया। और उस बोतल के साथ जो पर्ची थी उस पे 4 वर्ड और लिखे, जहां पे ये लिखा हुआ था पंप में पानी डालिए, उसने उसके नीचे लिखा बिलीव मी इट वर्क्स। बहुत अच्छा, बहुत तो उसने कहा कि अगर ये 4 वर्ड में लिख दूंगा तो आने वाला आदमी कभी भी संशय में नहीं होगा। तो मैं आपके स्टूडेंट्स को भी यही कह रहा हूँ, बिलीव मी इट वर्क्स। यानी कि अगर आपको अपनी क्षमता पे भरोसा है तो सफलता 21 साल में नहीं तो 22 में मिल जाएगी, 22 में नहीं तो 23 में मिल जाएगी, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सबकी तरह 24 साल में सफलता मिलेगी। कई लोगों को मैंने बहुत लेट सफलता मिलते देखी है, लेकिन फिर उनका कैरियर जो पाथ है वो एकदम से ऊपर शूट करा। जी एक 2 अनाज के दाने हैं जी, और 2 अनाज के दाने अलग अलग ढंग से सोचते हैं जी। हमारे यहाँ भी विद्यार्थी कुछ नेगेटिवली सोचते हैं और कुछ पॉजिटिवली सोचते हैं। बिल्कुल सही है। तो वो एक बहुत खूबसूरत कहानी आपने इसमें दी है कि एक दाना अपने बारे में कुछ सोचता है और कि मैं ऐसे करूंगा, और दूसरा दाना सोचता है एग्जैक्टली वो बिल्कुल जीवन की स्थितियों के लिए है, और स्टूडेंट्स की स्थितियां बिल्कुल वैसी रहती हैं। कोरोना के बाद भी ये सब कहानियां रेलेवेंट है, क्योंकि ये कहानियां कोरोना से पहले लिखी गई थी। मैंने तो केवल उनको कोरोना की परिस्थितियों से मैच कराया है, क्योंकि ये रेलेवेंट इशू था। बिल्कुल, और लोग नेगेटिव हो रहे थे, लोग गलत कदम उठा रहे थे, तो मुझे लगा कि इस तरह की किताब होनी चाहिए। और एक खुशी की बात और बता रहा हूँ कि अगले हफ्ते आज के दिन
दिन, अगर भगवान ने चाहा, यानी कि आज संडे के दिन इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि हम हिंदी नहीं पढ़ पाते, तो हमें इंग्लिश की किताब मिल जाए, या कई लोग ऐसे भी होते हैं हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं लेकिन किताब इंग्लिश की पढ़ते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल है। मैं आपको जो 2 दानों की बात बता रहा हूँ, 2 अन्न के दाने हैं, और एक अन्न का दाना कहता है कि यार मेरी बड़ी इच्छा है कि किसान मुझे बो दे, और बो दे मैं जमीन में नीचे चला जाऊं और धीरे धीरे अंकुरित होकर बाहर निकलूं, ओस की बूंद मेरे ऊपर पड़े, सूरज की किरणें पड़े, मैं एक अच्छा फल बनूं, फिर उसमें से दाना बनूं और किसी का पेट की आग को बुझा दूं। बहुत अच्छा, ये उसने सोचा। पड़ोस वाला क्या कहता है, यार जमीन के नीचे जाएंगे, पता नहीं जमीन कैसी हो, यार पता नहीं ये पानी डाले नहीं डाले, पता नहीं मैं अंकुरित हूं तो मुझे कीड़ा ना खा जाए, पता नहीं मेरा फूल बनेगा कि नहीं, पता नहीं दाना बनेगा कि नहीं। अब आप सोचिए, लाइफ में इसी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क पड़ता है। कई लोग आपको दिखा दूंगा एक अटेम्प्ट में फेल हुए RAS या IAS में, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके कहा कि ठीक है यार मैं तो यही बनने लायक हूँ। मैं कई बार आपकी मोटिवेशनल में आया था, मैं कई जगह भी बोलने जाता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ, मैंने कहा बुरा मत मानना यार, आपके एक बार आप अपने उद्देश्य कागज पे लिखना, और ज्यादातर स्टूडेंट आप उनके कागज इकट्ठे करिए, 3rd ग्रेड टीचर, 3rd ग्रेड टीचर, 3rd ग्रेड टीचर, 3rd ग्रेड टीचर। तो मैंने कहा बुरा मत मानना, अगर तुम्हारा सपना 3rd ग्रेड टीचर का है तो UPSC तो कभी नहीं निकाल पाओगे यार। क्योंकि जब तुमने अपना सपना ही इस लेवल का देखा है, अब कोई कहेगा नहीं सर मुझे पता ना मेरी काबिलियत क्या है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप हल्का सा अपने टारगेट को अपनी क्षमता से ज्यादा रखते हैं, मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ, आप अगर 1st ग्रेड 2nd ग्रेड तक का रखेंगे तो 3rd ग्रेड आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। 3rd ग्रेड वाले एग्जाम में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपका टारगेट उससे ज्यादा है, आपने तैयारी एक बड़े लेवल की है। UPSC की तैयारी करने वाले लोग जब UPSC में कामयाब नहीं होते, स्टेट सिविल सर्विस में अच्छे रैंक के बाद वो वहीं अपने स्टेट में RAS बन के फिर IAS में बन गए, बल्कि उनको एक तरह से मणिपुर, नागालैंड या दूसरे किसी कार्डर में जाने का रिस्क भी नहीं लेना पड़ा, क्योंकि मैरिड थे तो कोई और चांस भी नहीं था कि कार्डर बदलेगा। तो आप सोच के देखिए कि हर प्रकार की नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी आ सकती है। प्रॉब्लम ये है कि हम पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी निकालने के मास्टर हैं। हम 4 दिन के लिए मेरा बेटा बेटी मेरे साथ रहने आएंगे, मेरी भाई बहन मेरे साथ रहने आएंगे, उन 4 दिन को एंजॉय करने की बजाय यार ये 4 दिन बाद जब जाएंगे तो क्या होगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने लाइफ कैसे जी है। आप अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके उसका एंजॉय करने की बजाय पहले ये परवाह करने लग जाते हैं कि जब ये नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। वो खिलौने वाली कहानी कि भाई रिचार्ज की तुझने पहले सोच ली, तो पहले एक बार जितना चार्ज है उससे खेल के मजा तो ले ले। एक आपने अच्छी प्रोफेसर वाली बहुत अच्छी कहानी दी। बच्चों को उसने टेस्ट दिया और एक पूरा सफेद कागज और उसमें काली डॉट डाल दी जी, और कहा कि एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन। आप सोच के देखिए, आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट के साथ आप कर ही लेना इस बार जब आपका कोरोना के बाद कॉलेज शुरू होगा, तो आप उनको भी ये टेस्ट देके देखिएगा। अगर उन्होंने किताब नहीं पढ़ी होगी तो डेफिनेटली वो यही करेंगे। हमारी आदत है, हम जब एक बड़े सफेद कागज के बीच में डॉट देखेंगे तो हमारी एनर्जी उस डॉट की तरफ जाती है। तो बच्चों ने जवाब जो लिखे थे आपको पता होगा, ये इतने मिलीमीटर का है, ये इतने पॉइंट में आ गया, ये इतने कोण पर है, इसकी इतनी दूरी है लेफ्ट राइट में। तो प्रोफेसर आंसर देख के हैरान हो गया कि 100 में से 100 बच्चों ने उस ब्लैक डॉट के बारे में लिखा है, किसी ने इस व्हाइट कागज के बारे में क्यों नहीं लिखा जो इतना बड़ा है, जो इतना बड़ा है। तो लाइफ भी ऐसे ही है। आपकी लाइफ में बड़े अच्छे अच्छे मोमेंट आए, आपके पास दोस्तों के साथ अच्छे बिताए हुए पल हैं, माता पिता का प्यार, आपने जब जीवन में छोटी छोटी सफलताएं हासिल करी। मैं कहता हूं कि आप कार में जा रहे हैं और अचानक से रेडियो पे आपका मनपसंद गाना बजा, आप एंजॉय करते हो या टेंशन में ही है अभी भी? आप क्या इस बात को ब्लेसिंग मानते हैं कि अचानक से रेडियो जैसी जगह में अचानक एक गाना बजता है और आपका वही गाना सुनने का मन था? आप इसको ब्लेसिंग मानते हैं कि नहीं मानते? या आपने उस समय भी आप नाराज ही हैं और उस समय भी जिंदगी को आप कोस ही रहे हैं? अगर मैंने एक मूवी देखी और उस मूवी ने मुझे प्रेरित किया, तो क्या मैं उस दिन अपने अंदर गूज़बम्प महसूस करता हूँ, रोमांच महसूस करता हूँ? एक अच्छी किताब का एक अच्छा पन्ना पढ़ के मुझे कैसी फीलिंग आती है? शायद हम गाने, मूवी, इन सब चीजों को तो भूल ही गए। अरे यार मैं तो वही होना चाहिए था लाइफ में। देखिए 70-80 साल की लाइफ में ज्यादातर पल ऐसे ही आएंगे, छोटी खुशियां, छोटे पल, मोमेंट्री, ये चीजें। बड़ी सफलताएं 2 या 4 आती हैं। तो क्या आप 20-20 साल के गैप पे हंसेंगे? आपको तो रोज ही जीना है, रोज ही। मैं आपको रियल एग्जांपल बताऊं, बच्चों के साथ मैं रणथंभौर जाता हूं, और मैं बच्चों के साथ जब रणथंभौर टाइगर देखने जाता हूं, हमने पूरा जंगल छान दिया 6 घंटे में, और बाहर आ रहे हैं, टाइगर नहीं दिखा, बच्चे डिप्रेस हैं, ये सबके घर में होता है। और बच्चे क्या कहते हैं, अरे पापा टाइगर तो दिखा नहीं, क्या मतलब निकला? प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मैं मेरे बच्चों को रणथंभौर
टाइगर रिजर्व के अंदर जब लेके जाता हूँ तो उनके अंदर ये एक्सपेक्टेशन क्रिएट करा देता हूँ कि मैं तुम्हें टाइगर दिखा के लाऊंगा, बस और कुछ नहीं। अगर मैं ये एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता, बेटा जंगल बड़ा सुंदर दिख रहा है बरसात के बाद, और कुछ हिरन भी हैं, कुछ क्रोकोडाइल भी हैं, और हो सकता है टाइगर भी दिख जाए, तो ऐसे में टाइगर दिखना बोनस होता। लेकिन मैंने गलत एक्सपेक्टेशन क्रिएट करा है, गलत एनवायरमेंट क्रिएट किया। तो जब एक्सपेक्टेशंस का एनवायरनमेंट में गलत क्रिएट करूंगा तो डिप्रेशन आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट आएंगे, क्योंकि टाइगर के बिना बच्चे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। तो लाइफ ऐसे ही है। अगर आप लाइफ में टाइगर ही देखना चाहेंगे हर जगह, तो बोनस तो कभी मिलने वाले हैं नहीं। सर, ये मेंटल कंडीशनिंग की एक और खूबसूरत कहानी इसमें है, और वो हाथियों की। जी। हाथी कितना ताकतवर है जी। और आप सोचिए कि एक डोर से उसको अगर बांध देते हो जी। हम सब, हमारे बच्चे हाथी हैं, और ये बंधे हुए एक डोर से कि बस हम तो इतना ही बन पाएंगे। उस कहानी में यही होता है कि वो हैरान हो जाता है कि इतना भारी हाथी एक इतनी सी रस्सी से क्यों बंधा हुआ है। तो महावत बताता है कि ये रस्सी से नहीं बंधा हुआ है, ये बचपन से इसी रस्सी से बंध रहा है, तो इसको लगता है कि ये रस्सी बहुत बलशाली है। और हमने भी कोरोना के दिनों में ये माना कि मैं अगर घर के अंदर बैठ गया हूँ ना 3 महीने, तो मेरी सारी कैपेसिटी खत्म हो गई है। देखिए, सरकार ने हमें लॉकडाउन की छोटी सी रस्सी से बांधा हुआ है। हम कभी भी चाहें तो वो मर्यादा तोड़ सकते थे, लेकिन हाथी को भी पता है कि इस मर्यादा में रहने से मेरा इस इंसान के साथ कॉमन एग्जिस्टेंस रहेगा, तो इसीलिए वो उसको फॉलो कर लेता है। इसमें और अनेक तरह की कहानियां हैं बहुत सारी, लेकिन एक ऐसी कहानी है, बड़ी सेंसिटिव कहानी, एक बच्चे की जी। एक बच्चा खिलौना लेने के लिए जाता है। सर, वो बहुत फर्क तरह की कहानी है, वो जरूर सुनाइए हमारे बच्चों को। देखिए, वो सेंसिटिविटी के ऊपर वो ये कहती है, संवेदनशीलता जी, संवेदनशीलता पे है, वो परानुभूति और समानुभूति पे, जो कंपैशन हमारे अंदर है वो उस पे बनी है। देखिए, क्या होता है लाइफ में, जब हम लाइफ में एक ठीक ठाक मुकाम पे आते हैं और थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल होना शुरू होते हैं। आप कोरोना के समय में ले लीजिए, मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको तो सिम्टम नहीं आए, लेकिन आपके अंदर कोरोना वायरस है और आप जानबूझ के लापरवाही की वजह से 10 लोगों में घुस गए, और वहां पर एक आदमी ऐसा है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो आपने अपना वायरस उसको दिया, तो बेचारा वो आदमी इसलिए मारा जाएगा क्योंकि आपने इनसेंसिटिविटी से काम करते हुए अपनी मजबूत इम्यूनिटी का फायदा उठा के खुद तो ठीक रहे, लेकिन उसको दे दिया, हो सकता है उसके साथ कुछ भी हो जाए। तो इस समानुभूति और परानुभूति के कंसेप्ट पे वो कहानी बनी कि कई बार हम लोग, रियल लाइफ में एग्जांपल दूं, रैश ड्राइविंग। मैं एक बड़ी कार में बैठ गया हूं, अब मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें जब जीवन में कोई मुकाम मिले, कुछ मिल जाए, तो दूसरे के लिए हमें सेंसिटिविटी के लेवल को नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी में ऐसा ही होता है। एक दुकान पे एक बच्चा खिलौना लेने गया और उसने गुड़िया पसंद की और गुड़िया खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि कुछ पैसे कम पड़ गए जी। एक बड़े सज्जन व्यक्ति ने कहा कि बेटा मेरे को लाओ अपने पैसे, और उस सज्जन व्यक्ति ने चुपके से कुछ पैसे मिला के उसको गुड़िया दिलवा दी। बच्चा खुश हो गया। बच्चे ने कहा, उसने कहा बेटा कुछ और भी चाहिएगा क्योंकि कुछ पैसे बच गए। तो उसने कहा अंकल एक सफेद गुलाब भी दिला दो। तो उसने पूछा कि बेटा ये गुड़िया और ये सफेद गुलाब क्यों चाहिए। और उस बच्चे ने जो जवाब दिया, अंकल 3-4 दिन पहले मेरी मम्मी का और मेरी बहन का जो है एक्सीडेंट हो गया और मेरी जो बहन है वो मर गई और मेरी मदर मरने वाली है क्योंकि वो कोमा में है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी मदर जब मरे तो ये गुड़िया ले जाए और मेरी बहन को दे दे स्वर्ग में, और सफेद गुलाब मेरी मदर को पसंद है, वो उनको गिफ्ट करूंगा, और वो मरने वाली है, बस मुझे थोड़ी जल्दी है। उस सज्जन आदमी की आंखें जो हैं वो बड़ी भर गई कि किस तरह का बच्चा है। तो उसको अगले दिन अखबार में पढ़ने को मिला कि उस लेडी की डेथ हो गई है। तो उसने कहा कि मुझे अंतिम उसके लिए जाना चाहिए। कॉफिन में वो लेडी लेटी हुई है और उस कॉफिन में उस लेडी की छाती पे वो गुड़िया रखी हुई है, सफेद गुलाब रखा हुआ है और पास में वो लड़का खड़ा है। उस सज्जन को देखते उसकी आंखों में चमक आके कहता है कि अंकल आप आइए, बताइए क्या है। तो उसने कहा कि अंकल देखिए, मेरी जो माँ है वो जाएंगी और मेरी बहन के लिए गुड़िया ले जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे हमेशा याद रखे, और मेरी मदर जो है वो जा रही है, थैंक यू अंकल। तो उस आदमी ने सोचा कि अखबार में जो खबर आई थी वो यही थी कि एक ड्राइवर ने कुछ दिन पहले शराब पी के कार को उड़ा दिया था और ये वही फैमिली। तो उसको रिलेट कर पाया। यहाँ पर आप जब कहानी को पढ़ेंगे तो उसको लिखने का ढंग ऐसा है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इमोशनल होने से। और मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार हम अपनी मस्ती में हम अपने जीवन को इस तरह से जीते हैं लापरवाही से कि किसी परिवार को आप बर्बाद कर देते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी वजह से कोई परिवार में कोई आदमी चला गया या इस तरह का डिसेबल्ड हो गया कि कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है कि सफलता पाने के लिए किसी और को क्रिपल करना अच्छी बात नहीं है। तो परानुभूति समानुभूति से ही मानवता की कसौटी है। यही मैसेज इस कहानी में देने का मैंने प्रयास किया है। सर, वो ये कहानी काफी सुनी जाती है, लेकिन वो कहानी अमर कहानी है कि
आग लगने पर एक चिड़िया जो है उसको आग सबसे फेमस कहानी है, हर बच्चे को सिखाई जाती है सर, वो लेकिन भूल जाते हैं। हाँ, हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो, लेकिन फिर भी जैन साहब के मुंह से सुनिए मित्रों, वो प्यारी कहानी क्या है और वो हम लोग कैसे कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली कैसे कंट्रीब्यूशन करने के बारे में हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल मैंने किताब की शुरुआत उसी कहानी से की, क्योंकि सबसे पहले कोई भी किताब पढ़ने के लिए उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है कि मेरा थोड़ा सा योगदान भी महत्वपूर्ण है। हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं घर के अंदर रहा हूं तो मैं हीरो नहीं हूं। मैं कहता हूं कि यस, अगर आप लॉकडाउन में 4 महीने अपने घर के अंदर रहे हैं तो आप भी एक नायक से कम नहीं थे, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी से अपने परिवार को बचाया, समाज को बचाया। तो यही छोटे से योगदान के लिए मुझे वो कहानी सही लगी। ये कहानी जो मेरे साथी अधिकारी हैं समित शर्मा, वो नॉर्मली बहुत जगह सुनाते हैं, और मैंने ये कहानी उनकी सुनी तो मुझे याद हो गई, और मैंने समित को बोला भी कि मैं इसको यूज किया करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सुनी, सुमित जी के मुंह से सुनी, तो वो सुनाते हैं इस कहानी को, उनकी फेवरेट कहानी है, लेकिन मैंने इसका यूज किया अपनी कहानी की शुरुआत में। और मैंने यही कहा कि जब एक गाँव में आग लग गई और लोग पानी से उसको बुझा रहे थे, एक चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी लेके आग बुझा रही है, और एक गांव का जो मंचला टाइप का या मवाली किस्म का इंसान है, वो उस चिड़िया को देख के वहां भी हंसी उड़ाने से बाज नहीं आया। जो गांव में होते हैं ना कई प्रकार के लोग जो मतलब इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन टोकना जरूर है, और उस चिड़िया को कहता है, ए पागल चिड़िया, ये चोंच के पानी से आग बुझेगी क्या? जब हम कुछ नहीं कर पा रहे तो तू क्या कर लेगी? तो उस चिड़िया ने जो जवाब दिया था वो ऐतिहासिक है, और आई थिंक वो हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा आने वाले सालों में। वो ये जवाब था कि इंसान तू मेरी बात सुन, 100 साल बाद या जब कभी इस गांव का इतिहास कोई लिखेगा और इस आग के बारे में बात करेगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा। नहीं, बहुत खूबसूरत। और तू तो एक मूड स्पेक्टेटर ही है, तू तो एक मूक दर्शक ही तो है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि हम अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, बहुत सेठ नहीं हूँ, तो मैं मदद किसी की नहीं कर सकता। एक रोटी दे सकते हो, आधी रोटी दे सकते हो, पुरानी शर्ट दे सकते हो, उतना तो करके देख लो। वो कहने का प्रयास है, क्योंकि कोरोना के समय में इस तरह की परिस्थितियां थी कि हमारे आसपास के लोगों को जरूरत थी, और तब भी हम अपनी पेटियों में पुराने कपड़े भर के बैठे थे, तो जरूरी था कि उस समय ये बात सामने आए। मित्रों, ऐसी बहुत प्यारी संवेदनशील कहानियां इस किताब में है। मैं सिर्फ एक अंत में एक कहानी का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे समाज में जो निगेटिविटी है और जो कुतर्क है, और उस कुतर्क के आधार पर हम चीजों को नहीं समझ पाते, उसको एक साधु और एक शराबी अपना तर्क देता है और साधु अपना तर्क देता है, और हम लोग कैसे कुतर्कों से बचें और अच्छे तर्क के साथ में जिंदगी को आगे ले जाएं। सर, उस कहानी को आप जरूर सुनाइए सर। मतलब वो मैंने ये बात कही है कि हमेशा कुतर्क वाले लोग रहेंगे, लेकिन कुतर्कों से डरने की जरूरत नहीं है, उनको उनकी लैंग्वेज में जवाब आपको देना आना चाहिए। तो हाजिर जवाब, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक शराबी एक साधु से बहुत नाराज था, और वो जो आदमी उस साधु से नाराज था वो क्या करता था कि वो सोचता था कि ये साधु महाराज शराबबंदी की बातें बहुत करते हैं, क्योंकि वो साधु शराब के खिलाफ थे। तो एक दिन वो शराबी उनके आश्रम में पहुंच गया और साधु महाराज से कहता है कि सर साधु जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछ सकता हूँ? तो साधु ने कहा पूछ लो यार। तो शराबी ने साधु जी से कहा कि सर फलों का रस पीना बुरी बात है क्या? अंगूर का रस पी लो तो कोई बुरी बात है क्या? साधु ने कहा नहीं, अंगूर का रस पीना कोई बुरी बात नहीं है, अंगूर खा लो, अंगूर को पी लो, कोई बुरी बात नहीं है। उसने कहा कि सर जवार बाजरा बुरी चीज है क्या? उसने कहा नहीं, जवार बाजरा कोई बुरी चीज नहीं है। अब शराबी ने कहा कि फिर सर अंगूर के रस में अगर हम ये सारे अनाज मिला और फर्मेंट करके और शराब बना के पी लें तो क्या फर्क पड़ता है? तो उसका तर्क, जो कुतर्क है, उसने तर्क के रूप में दिया, और ये उसकी ओपिनियन है जो उसने फैक्ट के रूप में दी। लेकिन साधु ने कहा कि ये अपनी ओपिनियन को मेरे ऊपर फैक्ट की तरह लागू कर रहा है, तो मैं भी इसकी बात का जवाब इसी की लैंग्वेज में देना चाहूंगा। तो उसने पूछा कि बेटा, जो ये सामने मिट्टी पड़ी है, मैं तेरे को उठा के मारूं तो चोट लगेगी? उसने कहा मिट्टी से काहे की चोट लगती है? उसने कहा बेटा, कमंडल का पानी दे के मारूं तो चोट लगेगी? उसने कहा साधु महाराज, मिट्टी से भी चोट नहीं लगती, पानी से भी चोट नहीं लगती। तो बेटा, अगर मैं इन दोनों को मिला के पका के ईंट बना के मारूं तो चोट लगेगी? तो यानी कि तर्क और तर्क, कुतर्क और कुतर्क, हमें देखना पड़ेगा स्थितियों के हिसाब से। और बहुत सारे लोगों ने इस समय में ऐसा किया। कोरोना के समय में अपने कुतर्कों को तर्क बना के पेश किया, और लोगों को लगा कि ये समाज के जिम्मेदार लोग हैं, इन्होंने अगर कोई तर्क दिया है, कोई जानकारी दी है, कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो ये यूजफुल होगी। लेकिन उसके चक्कर में वो उलझ गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दीजिए
तो रेलेवेंट और सच्ची इन्फॉर्मेशन दीजिए, Yes. नहीं तो रहने दीजिए। जी। मित्रों काफी कहानियां बहुत हैं और इसके माध्यम से, लेकिन काफी आपको उत्सुकता भी हुई होगी कितनी खूबसूरत कहानियों के द्वारा, जिसमें आप इस कोरोना काल जो है वो कोरोना काल तो गुजर जाएगा, लेकिन ये नकारात्मकता का कोरोना है, ये हमको कदम कदम पर जिंदगी भर पीछा कर सकता है। और इसलिए उस नकारात्मकता से कैसे बचें, उसके लिए बहुत खूबसूरत कहानियों वाली वैक्सीन 50 जो है, इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िएगा। और ये बिल्कुल अब amazon.com पर अवेलेबल है, वहां से आप प्राप्त कीजिएगा। और इसके अलावा हम लोग चाहेंगे सर कि आपका ये लेखन इस तरह से जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये वो कार्य है जो ये वायरस खत्म होने वाला नहीं है। ये निश्चित रूप से कुछ न कुछ लोग नकारात्मक रहेंगे और उसके वैक्सीनेशन के लिए जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इस प्रकार का लेखन जारी रखिए। मित्रों, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं और मुझे इतना सुखद आश्चर्य हुआ कि एक कॉमर्स के ग्रेजुएट IAS ऑफिसर जो प्रशासनिक कार्यों में उसमें व्यस्त रहते हैं, उन्होंने हिंदी में इतने खूबसूरत शब्दावली में इतनी प्यारी किस्सा गोई के साथ में इसको लिखा है। मैंने अब अलग से समीक्षा में भी लिखा है कि जैसे विष्णु शर्मा ने संस्कृत में बहुत से पशुओं के माध्यम से बहुत विवेक जगाने के लिए, एक राजा है, उस राजा के बच्चे जो ढंग से शिक्षित नहीं हो रहे थे और उन्होंने विष्णु शर्मा को जिम्मेदारी दी और उन्होंने पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से उन बच्चों का विवेक जगाया। ये एक पंचतंत्र की कहानी है, पंचतंत्र की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। उसी प्रकार से ये कथा तंत्र है, 50 कथाओं का एक प्यारा सा तंत्र, कथा तंत्र। ये वैक्सीन आपने पंचतंत्र की बात की तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड और हमारे महाभारत से भी कुछ ऐसे किस्से लिए हैं जी, जिनके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं, क्योंकि हम बहुत फेमस किस्से तो जानते हैं, लेकिन हमारे ही महाभारत में, गीता में और दूसरी जगहों पे हमें इस प्रकार के कोटेशंस और इस तरह की परफेक्ट बातें मिलती हैं जो अगर हम लोगों के साथ शेयर करें तो वो उनके डे टू डे में काम आ सकती है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये मैसेजेस आप डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने क्लासेस में, ट्रेनिंग्स में, अपने डिस्कशंस में आप इन कहानियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी छोटी छोटी कहानी आपने देखा होगा कि अगर 3 या 4 पेज का चैप्टर है तो कहानी मैक्सिमम 1 पेज की होती है। वो उस कहानी को दुनिया की चीजों से जोड़ने का काम ज्यादा किया है और वो बहुत तार्किक ढंग से हमको समझा देती है। इसलिए आपने ये जो किस्सा गोई है, प्रेमचंद ने किस्सा गोई के माध्यम से दुनिया में महारत हासिल की थी, आपने इस किस्सा गोई के माध्यम से, इन 50 कहानियों के माध्यम से इस पर आपने बात की, इसके बारे में। सर, ये एक हमारे देश्वर सिंह ये पूछ रहे हैं, सर डिप्रेशन को कैसे दूर करें, इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज, उचित समझें तो। देखिए, वैसे तो डिप्रेशन एक रोग है, एक अपने आप में पूरी बीमारी है, और मैं ऑफिशियली ना एलोपैथिक हूँ ना ही कोई और सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक्सपर्ट हूं, लेकिन चूंकि हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो मैं इसको उस विचार से ले रहा हूं कि जीवन में कई बार कई परिस्थितियां आने से डिप्रेशन फील होता है, तो क्या किया जाए। अगर आपको डिप्रेशन लगातार रहता है और उसका कोई बॉडी से रिलेटेड रीजन है तो उसके लिए तो आपको जो हमारा SMS है या दूसरे अच्छे अस्पताल हैं उनमें अच्छे एक्सपर्ट जो हैं उनसे चर्चा करनी चाहिए। मैं आपको जरूर राय दूंगा क्योंकि वो उनका डोमेन है, मेरा डोमेन नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जीवन में आप बार बार छोटी छोटी चीजों से डिप्रेस हो जाते हैं तो एक राय जरूर दूंगा, क्योंकि ये मेरे ऊपर भी लागू होती है, दुनिया में सब पे लागू होती है। उसके रीजन को जरूर देखने की कोशिश करिए, केवल डिप्रेस होकर मत बैठिए। आप ये देख लीजिए कि आप जिन चीजों को सोच के डिप्रेस हो रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि वो चीजें है ही नहीं। और फिर मैं कहूंगा इसमें कहानी इस पे भी है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जीवन में जो हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है, और फिर मैंने साबित किया है कि कई बार जो बुरा हमें बुरा होते हुए दिख रहा है एक्चुअल में वो उतना बुरा भी नहीं होता। आज आप देख लीजिए कि कोरोना को ही ले लीजिए, हम कोरोना को 100% नेगेटिव वायरस मान रहे हैं कि ये हमारे लाइफ को खराब कर देगा, हमारे जीवन को बिगाड़ दिया। आप जब भी ये सोचने लगे कि इसने सबसे ज्यादा असर मेरे ऊपर डाला है, तो याद रखिए ऐसा इंसान भी था जिसने अप्रैल 2019 में अपना सारा कारोबार बंद करके पूरा पैसा एक जमीन पे लगा दिया और उस पे होटल बनाने लगा और सारा बिजनेस खत्म करके होटल बनाया। और अब होटल कंपनी ने कह दिया है कि क्योंकि होटल में लोगों ने आना कम कर दिया है तो 5 साल के लिए प्रोजेक्ट बंद कर रहा हूं। आप सोचिए, जो आदमी सारा बिजनेस बेच के होटल में इन्वेस्ट करके बैठा था और कंपनी ने मना कर दिया,
उस आदमी का भी जीवन चल रहा है, वो आदमी भी डिप्रेशन में नहीं गया है, क्योंकि उसने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरा ग्रुप देखूंगा, मैं खुद चलाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो देखिए जीवन के हर पहलू में है। मैंने आपको वो टॉयज वाली और घोड़े की लीद वाली कहानी सुनाई। तो डिप्रेशन ये है कि हम लीद को लीद समझ के और बदबू से डिप्रेस हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि एक छोटी असफलता के पीछे सफलता का पूरा लॉन्च पैड है। एक वही जो सफलता का लॉन्च पैड वाली भी कहानी 1 मिनट के लिए बताई देते हैं कि एक गधा जो है वो कुएं में गिर गया, और किसान ने कहा कि अब ये गधा बेचारा मेरा प्रिय तो था, लेकिन अब इतने गहरे कुएं में निकल नहीं सकता, तो उसने कहा कि इसको दफना देता हूं ताकि ये शांति से मर जाए। और उस किसान ने उस गधे के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। वो जैसे ही मिट्टी का एक बड़ा लोधा नीचे फेंकता, घोड़ा जो गधा है वो उसके ढेर पे आ जाता, मिट्टी डलती गई ऊपर आता गया, मिट्टी डलती गई गधा ऊपर आता गया, और फाइनली बाहर निकल गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मिट्टी उस गधे को कुएं में दफन करने के लिए डाली गई, जो असफलता की निशानी हो सकती थी, वो सफलता का लॉन्च पैड बन के बाहर निकाल लाई। सर एक और खूबसूरत अच्छी कहानी है डिप्रेशन जो है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डिप्रेशन आपकी माइंड की एक स्थिति है, और कई बार रिसोर्सेज कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। और याद रखिए, आप डिप्रेशन में कोई गलत कदम उठाएंगे तो उससे आपकी फैमिली को जो आने वाले समय में दुख होंगे वो इससे भी ज्यादा होंगे। तो क्या आप अपनी फैमिली को और दिक्कत में डाल के जाना चाहेंगे? इसीलिए याद रखिए, हमारे ज्यादा डिप्रेशन में रहने से हमारे आसपास के दोस्त, हमारी फैमिली भी डिप्रेशन में रहेगी, उनका डिप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को कंट्रोल में करने के लिए अच्छी बातें सोचिए। और अब तो ये समय ऑलमोस्ट जाने वाला है, हमने सबसे बुरा समय तो निकाल दिया है। नहीं, वो एक बच्चे का जो एक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने से डॉक्टर कहता है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, इस एक्सीडेंट के बहाने वो जो ट्यूमर है उसका पता लग गया, उसका पहले पता लग गया। अदरवाइज वो ट्यूमर का पता तब लगता जब आप मरने की स्टेज पे होते हैं। और आपको याद है उसमें एक लाइन आती है कि इस एक्सीडेंट ने आपको बचा लिया। तो मैंने कहा है कि आप ये लाइन पढ़ के दोबारा देखो, इस एक्सीडेंट ने आपको बचा लिया। हम ऐसा कभी नहीं बोलते, इस एक्सीडेंट ने आपको बचा लिया। हाँ, क्योंकि इसने आपको चोट तो छोटी दी, लेकिन इसने आपके ब्रेन के ट्यूमर का इलाज करवा दिया। तो मित्रों आप सोचिए कि कैसे एक्सीडेंट होने पर भी वह आपके फेवर में जा सकता है। तो अगर आप जो कुछ विपरीत घट रहा है, उस विपरीत घटने में से भी अच्छा क्या हो सकता है, अगर उसकी संभावनाओं पे आप विचार करेंगे, और तो आप बिल्कुल डिप्रेशन में आने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इतनी काफी देर तक इतनी कहानियों पर बात हुई, और बहुत सी कहानियां इसमें हैं, तो आप लोग इन कहानियों को आप पढ़िएगा। और सर मैं आपको फिर आगे भी भविष्य में भी परिष्कार कॉलेज खुलेगा, और जब बच्चे आएंगे तब मैं हजारों बच्चों के सामने उस समय का अलग ही मजा आता है, या उसका अलग मजा है। आप यहाँ लेते रहे हैं और उद्बोधित करते रहे हैं बच्चों को। मैं फिर बाद में भी आपको आमंत्रित करूंगा कॉलेज खुलने पर, तब भी इस किताब की चर्चा करेंगे। लेकिन और आपके स्टूडेंट्स को एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस मौके पे, शायद आप चाहेंगे भी, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे लोगों ने इन 6 महीने का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। उन्होंने नए स्किल सीख लिए, सोशल मीडिया से नई बातें सीख ली, कई लोगों ने कंप्यूटर सीख लिया जिनको कंप्यूटर से डर लगता था, कई लोगों ने अपनी हॉबीज को आगे बढ़ा लिया, अपने स्किल को अपग्रेड कर लिया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो कंपटीटर है वो अपने घर में बैठ के इस समय भी पढ़ रहा है, याद रखना इस बात को। वो कल को आपका दोस्त भी हो सकता है, लेकिन कंपटीशन में तो आपके साथ ही कंपटीशन कर रहा है। तो इसीलिए याद रखिए, आपके कंपटीटर इस समय का फायदा उठा रहे हैं, तो आपको भी उठाना चाहिए ताकि आप उनको बराबर की टक्कर दे सकें। सर बराबर बच्चों का ये आ रहा है कि परीक्षा के दिनों में तनाव कैसे कम करें। अभी परीक्षा तो तनाव तो देती है, लेकिन अब इसको तनाव कैसे करें। आपके मुंह से कुछ सुनना चाह रहे हैं कि परीक्षा, आपने भी परीक्षाएं दी है और उस तनाव को झेला है। सियाराम मीना बहुत बार खूब लिख रहा है। सियाराम जी ये बात वैसे भी ये है। मैं एक सीधी सी बात पूछता हूँ आपसे, परीक्षा के दिनों में तनाव, आप किसी गवर्नमेंट की प्लानिंग और परीक्षा की तैयारी, मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूँ। आपको पता है कि मुझे 31 मार्च 2020 तक सरकार को ये चीज करके देनी है, और अभी सितंबर चल रहा है। ऐसे ही पढ़ाई को देख लीजिए, मेरे अप्रैल में एग्जाम होंगे और अभी सितंबर में मैंने एडमिशन ले लिया है, मैं कॉलेज में आने लग गया हूँ। उस सरकारी अधिकारी का जिसको मार्च तक एक टारगेट अचीव करना है, और वो स्टूडेंट जिसको मार्च में एग्जाम देना है, दोनों की स्थिति सेम है, एक ही है। अब वो अगर अधिकारी समय पे बैठक लेके ये तय कर देता है कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, और वो उनको लगातार फॉलो अप करता है, तो उसको रिजल्ट मिलते हैं। अब स्टूडेंट को ले लो, वो ये तय कर लेता है कि मैं तेरे को इतने दिन पढ़ूंगा, तेरे को इतना समय पढ़ूंगा, तेरे को शनिवार को पढ़ूंगा, तेरे को 2 घंटे पढ़ूंगा, और फिर रिव्यू कर देता है। यहाँ पे रिव्यू का मतलब है रिवीजन। ठीक है ना, सरकारी अधिकारी रिव्यू करता है, रिवीजन है, स्टूडेंट रिवीजन करता है। तो अगर आप एडवांस में अपने सब्जेक्ट को प्लान करके उसको रिवाइज करेंगे तो टेंशन तो हो ही नहीं सकती।
टेंशन कब होती है? जब मेरे को सरकार ने मीटिंग के लिए बुला के पूछा कि मिस्टर नवीन आपने क्या किया, और मैंने कोई मीटिंग नहीं ली, कोई रिव्यू नहीं किया, कोई टारगेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, और अब मैं बगले झांक रहा हूँ। तो ऐसे ही आप बगले झांकते हैं, बगले झांकना मतलब तनाव। तो इसीलिए प्लान योरसेल्फ इन सच ए वे कि आप सारे सब्जेक्ट के साथ न्याय कर सकें, और फाइनली आपको जो है अच्छी चीजें होंगी, तनाव आपको नहीं होगा, सामने वाले को होगा। सर, आपसे बातचीत करने का बराबर एक रस है, और इसलिए हमारे श्रोता और भी सुनना चाहेंगे, लेकिन काफी एक समय आपने दे दिया है, बहुत बहुमूल्य समय दिया है। मित्रों, ये एक प्रेरणा पुरुष है हमारे लिए, कैसे अपने आप को कैसे स्ट्रगल से करते हुए और कहां तक पहुंचे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने एक पुस्तक और लिख दी है, जो इनके जीवन के अनुभव उसमें है, वो सब है। आप लोग इस पुस्तक को पढ़िएगा, अमेज़न पे उपलब्ध है किताब, और इसके माध्यम से सीखिए, और जो कुछ नकारात्मकता आपके भीतर है, बहुत से सवाल जो आपके भीतर उठ रहे हैं, उनके उत्तर इस छोटी छोटी कहानियों में जो बुने हुए हैं उत्तर, उनको, और जो बहुत व्यावहारिक है, बहुत तार्किक है, उन उत्तरों को आप पाइए और अपनी जिंदगी को सफल बनाइए। सर, आप परिष्कार वर्ल्ड पर आप आए, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर आपका, और फिर आप समय देते रहेंगे। ओके मित्रों, मैं